नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एक बड़ा पुराना जो है उक्ति है, बहुत पुरानी उक्ति है और वो हमने बचपन में पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वीणा के तार इतने न खींचो, इतने टाइट न करो, इतना न कसो कि टूट जाए और इतने ढीले भी न रखो कि उसका स्वर न निकले। धनखड़ साहब के साथ कुछ वैसा ही हुआ। झुकना हुआ तो इतना झुक गए कि पता नहीं चला कि सर कहाँ है और कमर कहाँ है। टाइट होना हुआ तो इतना टाइट हो गए कि पता नहीं चला कि उनके भीतर संवेदना भी है या नहीं है, नैतिकता भी है या नहीं है। ज़मीर बहुत बड़ी चीज होती है और ज़मीर ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। जिसके पास ज़मीर नहीं, उसका समय आए तो तन जाए, उसका समय खराब हो तो लेट जाए, वो इंसान नहीं कहलाता है। मौका परस्त कहलाता है, अवसरवादी कहलाता है और अवसरवादियों के साथ अक्सर धोखा हो जाया करता है। क्या कहें कि धनखड़ साहब के साथ धोखा हो गया। धनखड़ साहब बहुत चर्चा में रहे, राष्ट्रपति बनने से पहले भी चर्चा में थे और वो चर्चा में रहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब वो थे, बहुत चर्चा हुई। लोगों ने कहा राज्यपाल को ऐसा नहीं होना चाहिए। पैरेलल सरकार चला रहे थे और ममता बनर्जी से जितनी रार ठाननी थी, जितना कर सकते थे, तमाम किया, कुछ नहीं बाकी छोड़ा। ममता बनर्जी को टॉर्चर करने का कोई तरीका छोड़ा नहीं, सब इस्तेमाल किया और जय जयकार हुई बीजेपी के भीतर। नरेंद्र मोदी जी के मजबूत, या कहिए कि अमित शाह जी के मजबूत सेनापति के तौर पे उभरे और उसका फायदा भी मिला। 2019 में वो राज्यपाल बने थे, फिर जो है 11 अगस्त 2022 को वो उपराष्ट्रपति बना दिए गए। और जिस तरह से उपराष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने काम किया, राज्यसभा के सभापति के तौर पे, चूंकि राज्यसभा के जो सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जिस तरह से राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने काम किया, जिस तरह से बीजेपी के नेता बन के काम किया, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये सारे संवैधानिक पद होते हैं और ये किसी पार्टी विशेष का पद नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि संविधान की गरिमा का ख्याल रखेंगे। खास करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है, लोकसभा अध्यक्ष का पद है, वो बेहद गरिमामयी पद है। सब सांसद ही होते हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, लेकिन उन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद में से जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, राज्यसभा के सभापति बनते हैं, उनका कद बड़ा हो जाता है, उनकी गरिमा बड़ी हो जाती है। जो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं वो एक आम सांसद ही, उनसे ज्यादा तजुर्बेकार, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ सांसद होते हैं जो सामने बैठे होते हैं। लेकिन लोकसभा का जो आसन होता है, जो राज्यसभा का जो सभापति, उनका जो आसन होता है, बड़ा ऊंचा होता है और उनका आसन इसलिए होता है कि उनके पास जिम्मेदारी होती है पूरे सदन को चलाने की। जैसे घर के मुखिया के पास जिम्मेदारी होती है पूरे घर को चलाने की। संयुक्त परिवार में हम लोग बड़े हुए हैं। संयुक्त परिवार के जो सरदार हुआ करते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती थी किसी की कोई शिकायत ना हो। और अक्सर ऐसी स्थितियों में जो है, जो सरदार हुआ करते थे, जो मालिक हुआ करते थे, उनकी पत्नियां शिकार बन जाती थी, उनके बच्चे, उनके साथ अन्याय कई बार हो जाता था। लेकिन वो ध्यान रखते थे कि हमारे पत्नी हमारे बच्चों के साथ तो अन्याय चलेगा, थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। यही परंपरा रही। लेकिन सदन में जो परंपरा नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, दोनों सदनों में, लोकसभा हो या विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा में अभी भी ओम बिड़ला साहब हैं। कैसे हैं आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं है पत्रकारों के द्वारा। पत्रकारों को लोग समझते हैं कि वो, आप समझिए, अभी आप प्रो कांग्रेस होंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा बोल रहा है धनंजय कुमार। अभी आप प्रो बीजेपी होंगे तो लगेगा बहुत खराब बोल रहा है धनंजय कुमार।
लेकिन पत्रकार की भूमिका बेसिकली ये होती है कि वो सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, सत्ता की आलोचना करता है, सत्ता की आंखों में आंखें मिला करके सवाल करता है कि बताइए ये कैसे हुआ। लेकिन जो सत्ता के प्रो आम लोग होते हैं या जो सत्ता के लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये पत्रकार जो है देशद्रोही है। खास करके 2014 के बाद तो हम सब देशद्रोही हो गए, क्योंकि हम सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि आप जब तब कहाँ थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कहाँ थे जब फलाने थे, तब भी वही थे जहां आज। तब भी हम सवाल करते थे, तब हम आपको अच्छे लगते थे क्योंकि हम सवाल कर रहे थे सरकार से। आज आपसे सवाल कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो लोकतंत्र में सवाल जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो दूसरे के सवालों को कुचल देते हैं, सत्ता जब खिसकती है या जो सत्ता के शिखर पे जो बैठा व्यक्ति होता है, क्योंकि सवालों को वही कुचलता है जो तानाशाह होता है। उसको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा भले राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, उपराष्ट्रपति उसके बाद हैं, और सारी चीजें बड़ी उनकी गरिमा है संविधान के लिए, कोई संवैधानिक गरिमा है। उनकी व्यक्तिगत ताकत इतनी नहीं है जो प्रधानमंत्री के पास ताकत है। प्रधानमंत्री के पास सदन का बहुमत होता है, वो जो चाहे करे। तो एक बार जब आपने अपना जमीर गिरवी रख दिया, अपने जमीर को झुका दिया, पता नहीं चल रहा है कि सर कहाँ है कमर कहाँ है, तो फिर वो जो तानाशाह होता है उसको वही पसंद है। उसके इतर जब करने लगेंगे, अपना दिमाग लगाने लगेंगे, अपने जमीर को सुनने लगेंगे, तो मुश्किल आ जाएगी। शायद धनखड़ साहब के साथ वही हुआ। जैसे आप याद कीजिए, सत्यपाल मलिक भी एक राज्यपाल हुए। सत्यपाल मलिक का बड़ा नाम था, फिर सत्यपाल मलिक जो है अचानक विलेन बन गए, और हालत ये आ गई कि वो जो है पद तो सारा गया ही। जब वो अस्पताल के बेड पर पड़े थे, जीवन और मौत से जूझ रहे थे, तब भी उनके पास ईडी का नोटिस भेजा जा रहा था। आपको पता है कि इस देश की सरकार कितनी ईमानदार है। जो उनके साथ खड़े होते हैं वो सारे नोटिस से खत्म हो जाती है, उनको मंत्री पद से नवाजा जाता है, और जो तन जाते हैं उनको आत्महत्या तक मजबूर कर दिया जाता है। कई उदाहरण है, मैं गिनाऊंगा अभी नहीं, उतना वक्त नहीं है। कई उदाहरण है, क्योंकि ये जो तानाशाह होते हैं बड़े डरपोक होते हैं। उनको इस बात से भी डर लगता है कि जानते हैं कि उनके पास बुद्धि कम है, उनके पास वो जानते हैं कि उनके पास संवेदना नहीं है। उनको पता है कि हमें अच्छे आदमियों की संगत में हम नहीं रह सकते। उनको पता है कि सत्ता जब तक है तब तक जितना रौंद सके रौंदे, ताकि भय इतना फैल जाए कि कोई नजर मिलाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन बड़ा अजीब है ये समाज का, या कहिए जो मनुष्य हैं या जो लोग हैं, ये जो प्रकृति है। मैं ईश्वर को तो नहीं मानता हूँ, अल्लाह अल्लाह को मानता हूँ, न भगवान को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ। ये जो प्रकृति है, वो मानव प्रकृति हो या किसी जीव की प्रकृति हो, उसका स्व तो रहता ही है, जागता ही है। सबके अंदर स्व है। जो लेट जाता है ना कहीं, या जो कहीं मिमियाता है, उसके भीतर भी स्व है। और जब उससे उसको कमजोर दिखता है तो वो स्व जो है तन जाता है और शासक बन जाता है। आप देखते होंगे कि आजकल तो बहुत वीडियो आते हैं, बड़े उत्पात मचा रहे थे, इसको वो बोला उसको बोला, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कूट देती है, फिर बराबर लंगड़ाते हुए नजर आते हैं। आदित्यनाथ जी के राज्य में तो अक्सर ये होता रहता, फलाना इतना चीख रहा था, दादागिरी दिखा रहा था, और वो पुलिस वाले ले गए, उसको कूट करके बराबर कर दिया। हालांकि क्षमा करेंगे, आदित्यनाथ जी भी रोते नजर आए थे। फिर सत्ता से हटेंगे, फिर देखिए किस रूप में नजर आते हैं। समय आने वाले समय बताएगा। लेकिन हर तानाशाह जो है वो तय मानिए कमजोर व्यक्ति होता है। वो खुद जानता है कि मैं इंसान नहीं हूं, और बड़ी ग्लानि होती है उसके भीतर, और उस ग्लानि से बचने के लिए ही वो निर्दयी बनता है। उसको लगता है कि मैं सबको झुका दूंगा, सबको दबा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन सब खत्म नहीं हो सकते। सब खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी पालकी कौन ढोएगा, उसके जय जयकार कौन करे। तो तानाशाहों को जय जयकार करने वाले लोगों की जरूरत होती है, पालकी ढोने वाले लोगों की जरूरत होती है, और उन्हें जय जयकार करने वाले, उन्हीं पालकी ढोने वालों में से किसी का स्व किसी दिन जागता है,
और पालकी को पटक देता है, गड्ढे में गिरा देता है। अडवाणी जी उदाहरण है, ज्यादा दूर मत जाइए, कहाँ बहुत दूर जाइएगा। अडवाणी जी खुद उदाहरण है, बड़े उदाहरण है। अभी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए तकरार चल रही है आरएसएस और मोदी शाह जी के बीच में। ये भी खबर आई अभी कुछ दिन पहले की, कल ही बल्कि आई, कि अमित शाह और मोदी जी की बातचीत हुई आदित्यनाथ जी के साथ, सारी गोटियां बिठाई जा रही। लेकिन एक बार जब गड़बड़ाने लगता है, बॉडी में बीमारी घुस जाती है ना, एक भी बीमारी आ जाए, ब्लड प्रेशर आ जाए, वैसे 40 के बाद आ ही जाती है बीमारी, चाहे आंख कमजोर हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बीमार कैंसर भी हो जाता है। 40 के बाद बड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो एक उम्र के बाद सरकार के भी खतरे बढ़ जाते हैं, कितने भी आप ताकतवर, खतरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंसान डरता तभी तक है जब तक ये लगता है कि वाकई बड़ा ईमानदार है, हमसे विलक्षण है, हमसे बड़ा है, हम इसकी बराबरी कर नहीं सकते, तभी तक डरता है। जिस क्षण उसको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है, खाली इस गद्दी पे पहुंच के, इस जगह पे पहुंच के अपने आप को शेर समझ रहा है, तो फिर इज्जत नहीं करता है, फिर मौके तलाशता है कि कब इसको पटकनी दे और हम यहाँ बैठ जाए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो मोदी जी के लिए वही साबित हुआ। बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, इतनी बड़ी बीमारी है कि ये हमारे गांव में कहते हैं कि अगर किसी को शुगर आ गया तो बीमारियों की नानी आ जाती, मतलब अब सब बीमारी आ जाएगी। ये जो चिघाड़ते थे, दहाड़ते थे, हुंकार भरते थे, वो सब जो है ढक गया, बिखर गया, और पता चला कि ये रंगा सियार था यार, इसको लोग शेर समझ रहे थे। और पाकिस्तान, जिसको कई बार भारत ने रौंदा है, उसने जो है झुका दिया। ट्रंप से कहना पड़ा कि भैया, ये खबर आ रही है कि ट्रंप से कहना पड़ा कि सीज फायर किया जाए। सीज फायर हुआ, कई सारे बयान आ चुके हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं आपके सामने ये रखूं। खाली मैं वो जगह बताता जाता हूँ वहां से। उसके बाद जिस तरह से झूठ विजयोत्सव मनाए, किस बात के विजय, किस बात का उत्सव। तो क्या होता है, जब झूठ जब बोलने लगते हैं, झूठ पे जब दीवार खड़ी होती, तो सबको अपना अपना दिखाई पड़ने लगता है कि अरे ये झूठ का महल, ये रेत का महल, ये गिरेगा और हम सब मर जाएंगे। तो हर कोई अपना अपना सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। धनखड़ साहब के साथ वही हुआ। धनखड़ साहब, जब बताया जाता है कि मीटिंग जो चल रही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, परसों भी मीटिंग थी, जब इस्तीफा दिया उसके पहले मीटिंग थी 4:30 बजे। लेकिन मीटिंग में न नड्डा साहब आए, न रिजिजू भाई आए, और जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे वो आए, एल मुरुगन, और उन्होंने कहा कि सर मीटिंग को अगले दिन के लिए टाल दीजिए। और बताया जाता है कि धनखड़ साहब इस बात से नाराज थे कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं आए। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने तो सर और कमर जो है बराबर कर सकते थे, लेकिन रिजिजू कौन है, ये नड्डा कौन है, नड्डा को जानते हैं धनखड़ साहब अच्छी तरह से। धनखड़ साहब को लगा हुआ कि नड्डा तो हमसे भी नीचे है, और ये हमको रंग दिखा रहा है, हमारे सामने नहीं आया, किरण रिजिजू की क्या हैसियत है। ये जो जमीर जब खत्म हो जाता है, अहंकार वहां जगह जब लेता है, तो यही होता है। लेकिन जो तानाशाह होता है ना, वो छोटो छोटो से अपमानित कराता है कि आप, चेक करता रहता है वो बीच बीच में, ताली बजा करके चेक करते हैं लोग कि ये ताली बजाएगा क्या, ये थाली बजाएगा क्या। जब ताली थाली बजा देता है, बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन बजा देते हैं, तो लगता है कि अरे वाह, हमारा जादू चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने वो जादू तोड़ दिया, जो जादू चल रहा था उसको तोड़ दिया, और एक बड़ा जनमानस देश के भीतर उन्होंने खड़ा कर दिया। जो जनमानस कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आप झूठ बोलते हो, केवल झूठ बोलते हो, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हो। और ये जो रंग बांध रहे हो, वो कमजोरों के सामने रंग बांधते हो। वो जब ट्रंप सामने होता है, जब जिनपिंग सामने होता है, जब पाकिस्तान सामने होता है, तो आपके
आवाज नहीं निकलती है। 24 बार ट्रंप ने कहा कि युद्ध हमने रुकवाया, धमकी दी, एक बार मुंह से बकार नहीं निकला। और धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, मोदी जी ने क्या कहा मालूम है आपको? 2 लाइन उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्वास्थ्य उनका गड़बड़ होता तो अस्पताल में भर्ती होते, जा करके जाते कुछ लोग, कह रहे प्रभु क्या हो गया। हालांकि वो स्वस्थ थे, सबको पता है। ये भी पता है कि उनकी 23 तारीख को, मतलब आज, उनकी एक सभा होने वाली थी जयपुर में। अचानक ऐसे अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ हो गए तो सदन में हरिवंश जी जब आए थे कल, तो वो कहते, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते, लोग जानना चाहते हैं। चूंकि धनखड़ साहब भले भाजपा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन थे तो उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पद, उस सदन के सभापति, राज्यसभा के मुखिया, उनके प्रति सबके मन में सम्मान है। चूंकि वो कुर्सी का सम्मान है, कुर्सी पर जो भी बैठ जाएगा उसको सम्मान देना ही पड़ेगा, यही संविधान कहता है, यही नैतिकता भी कहती है। लेकिन जब कोई हरकत पे उतर आए कि मैं यहाँ चढ़ के कुर्सी ही तोड़ दूंगा, कुर्सी को खत्म कर दूंगा, इसी गरिमा को मिटा दूंगा, फिर तो बोलना पड़ता है। जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि आप तो उसी को खत्म कर रहे हो, जिसने आपको बिठाया उस जगह पे, इतनी बढ़िया कुर्सी दी है, इतना सारा सम्मान है, उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं। समझिए कोई आपके घर में, अपने घर में भोजन पे किसी को बुलाइए बड़े आदर के साथ, वो आपको आपकी थाली फोड़ दे, किचन तोड़ दे, बच्चे को 2 लाख दे दे, तो क्या करिएगा आप उसके साथ? वैसे ही हाथ जोड़ खड़े रहिए कि प्रभु आइए हमारा घर पवित्र कर जाइए, नहीं करिए। फिर उनको जो है अच्छे से स्वागत सत्कार कीजिएगा, वही। तो ये जो SRI जो हुआ बिहार में, पराकाष्ठा है। कहा जा रहा है कि अब तक 2.5 लाख लोगों, 2.5 करोड़ लोगों का ही, ऐसा कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ लोग ही अब तक वोटर लिस्ट के लायक मिले हैं, 4.5 करोड़ लोग। इसलिए बिहार में हंगामा मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं तो फिर खत्म ही कर दिया। फिर जब इतने लोग अवैध हैं तो फिर आप इस्तीफा दीजिए पहले, तो वो सब अलग चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि एक ऐसी बीमारी सामने आ गई हमारे लोकतंत्र, हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हम में मैं भी और आप भी, सबके स्वाभिमान, सबने जो, सबके पूर्वजों ने जो जमा किया, जो संविधान बनाया, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो इतना, हमारी जो लंबी यात्रा है मनुष्यता की, सभ्यता की, उस यात्रा में हम दलित हुए, हमें इंसान नहीं समझा गया। अब ब्राह्मण भी हुए तो इस लायक नहीं हो पाए कि अपने स्व के साथ जी सके। संविधान ने कहा कि सबको स्व के साथ जीने का अधिकार है, सब स्व के साथ जिएगा। स्व यानी स्वाभिमान, अपना वजूद, अपने वजूद के साथ। और इस देश में सबका वजूद है, सबका हिस्सा है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 85 करोड़ लोगों पर एहसान किया, 5 किलो अनाज दिया। और जो 23 करोड़ 59 लाख लोगों ने उनको वोट दिया, वो एहसान नहीं किया, उनकी मजबूरी थी। कौन किसको चुनते? नरेंद्र मोदी के अलावा इस धरती पे था कौन? उनके जैसा कोई नहीं। एक सीरियल आता था, जस्सी जैसी कोई नहीं, तो मोदी जैसा कोई नहीं। इसलिए देखिए कितना नारे लगे, मोदी मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सब पे भारी, तरह तरह के। लेकिन सबका एक जो है समय आता है, शिखर पे पहुंचने के पास कितनी देर रहेंगे? शिखर पे बहुत देर कोई रह नहीं पाता है, और तब तो और नहीं रह पाता है जब अहंकार के साथ जाते हैं। अहंकार का बहुत बोझ हो जाता है ऊपर जाकर के, इतना बड़ा बोझ हो जाता है अहंकार का कि फिर वो जो है, जो पालकी ढो रहे होते हैं वही धक्का दे देते हैं। किसी ने कहा कि ये सरकार अब बहुत दिन चलने वाली नहीं। देखिए कब तक चलती है सरकार। लेकिन धनखड़ साहब चले गए, और धनखड़ साहब जो गए हैं तो बहुत कुछ इससे टूटेगा। अभी 30 दिन और संसद चलनी, 28 दिन और संसद चलनी है, और अभी आज भी संसद कैसे चलेगी वो देखने वाली बात है। कल परसों दोनों दिन हंगामा होता रहा, और विपक्ष ने जो कहा कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि आप
जिसको विजयोत्सव कह रहे हैं, विजयोत्सव आप छोड़ करके चले जाएं विदेश घूमने के लिए, और संसद सबसे बड़ी है। अगर प्रधानमंत्री संसद से बड़ा हो जाए और प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं इसलिए इस पर बहस न करें, ऐसी बात करें, तो इसका मतलब है कि देश, संविधान, संसद, सबको आपने अपने जूती तले रख लिया है। आप इतने बड़े हो गए हैं कि ये सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये नागरिकों का देश है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तमाम तानाशाहों को, जो आज है, जो कल आएंगे, जो और कल आएंगे, तानाशाह आते रहते हैं। आप याद कीजिए, जो हमसे उम्र में बड़े होंगे, जिन्होंने 74, 75, 76 देखा हो, तब लगता था कि बाप रे बाप, इससे ज्यादा तानाशाही क्या हो सकती है। देख ली तानाशाही कितनी होती है। लेकिन हर तानाशाह के सामने एक बेहद नम्र आदमी आके खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने वही पेश किया। राहुल गांधी ने अथाह धैर्य का प्रदर्शन किया। परसों भी जब वो बोल रहे थे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता था, हालांकि मुझे गुस्सा आया कि नहीं बोलने दिया जाता है, तो ये आज पहली बार थोड़े हुआ है। सड़क पे उतरिए। राहुल गांधी ने सेना तैयार कर दी और सड़क पे हैं लोग, और ये सड़क नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब झूठ पे आप जो है बहुत दिन तक हवाबाजी, हमारे पटना में हवाबाजी बोलते हैं, हवाबाजी बहुत दिन नहीं चलती। हर जगह हवाबाजी, देश के लिए हवाबाजी, आर्थिक व्यवस्था के लिए हवाबाजी, धर्म के लिए हवाबाजी, हर जगह हवाबाजी। देखिए क्या होता है। बेचारे धनखड़ जी का जो है, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति जब, उपराष्ट्रपति जब विदा लेते तो उनका विदाई समारोह होता है। कुछ नहीं हुआ। बहुत नाराज है धनखड़ साहब। कोई बयान उनका उसके बाद नहीं आया। बीजेपी के लोगों ने भी अब तक कुछ मुंह खोला नहीं है। क्या मुंह खोलेंगे, किसकी हिम्मत है। फिलहाल इतना ही। ये नागरिकों का देश है और नागरिकों की हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत होती है। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। धन्यवाद।